एसएन सिंह साहब, एक एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा चुनाव जो है एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, महंगाई, बेरोजगारी, ये कई बड़े अहम मुद्दे थे और हमेशा सत्ताधारी दल को इनका जवाब देना होता है। लेकिन 400 पार इतना कहा गया कि 300 पार तो अब कुछ लग ही नहीं रहा है जबकि 310 रुझानों में आप आगे हो गए। ये क्या स्ट्रैटेजी थी, एक रणनीति थी, एक साइकोलॉजिकल एक तरीके से चुनाव प्रचार था जिसमें 400 का आंकड़ा बार बार इतना रखा जाए कि पूर्ण बहुमत कोई बड़ी चीज ना रह जाए और फिर अलायंस के, खासतौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर इतना जोरदार हमला करते रहो कि आपके अपने मुद्दे जो हैं वो बहुत ज्यादा 9 बजे का मेरा उधर आपको जवाब ना देना पड़े। देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपने उद्देश्य निहित के लिए बहुत सारे टारगेट फिक्स करती हैं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए थे उससे विश्वास जताया जा रहा था कि जनता भी उस पर भरोसा करेगी। और ऐसा तो नहीं था कि आज जो हमारे विरोधी हैं ये कभी केंद्र में नहीं रहे या राज्यों में इनकी सरकार नहीं रही है। इसके पहले आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, क्या क्या हुआ। पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार आती है मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाती है। राजस्थान में इनकी सरकार रहती है, वो गला काट प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। और छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार रहती है, गेम से लेकर गोबर तक घोटाले हो जाते हैं। केंद्र की सरकारों के कारनामे वो जग जा ही रहे। तो जनता को भरोसा था कि मोदी जो कार्य सफलपूर्वक मोदी जी ने किया वो कोई नहीं कर सकता था। आप सोचिए 370 जो हम लोग फाउंडेशन डे से कहते थे कि देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चाहिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और बहुत सुंदर तरीके से उसमें संशोधन किया जाता है तो ये किसको नहीं अच्छा लगेगा। भारत के संपूर्ण भारत के लोगों को अच्छा लगेगा। एक विवाद था राम जन्मभूमि को लेकर, अगर वहां भव्य राम का मंदिर बनता है तो किसको सुंदर नहीं लगेगा, कौन विवाद चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्यों को, जैसे 3 तलाक पर कानून ले आकर, जैसे गरीबों के को पक्का मकान देकर, अगर वो बीमार होता है तो आप सोचिए साहूकारों से ऋण लेगा, पूरे जीवन भर कमाएगा और ऋण को भरता रहेगा। लेकिन अगर मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों की इतनी चिंता की जा रही है, तभी तो आप लोगों ने कहा एक लाभार्थी वर्ग, वो लाभार्थी वर्ग जो गरीब था, वो लाभार्थी वर्ग जिसको आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को अगर मोदी जी पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पर वो मोदी जी की आवश्यकता स्वयं बन जाते हैं, मोदी जी के वोटर बन जाते हैं, मोदी जी के सपोर्टर बन जाते हैं। इन्हीं देश के प्रधानमंत्री ने उस पर बात की, पूरी भारतीय जनता पार्टी और मीडिया ने भी उस पर बात की। इसका मतलब था कि वो मुद्दे रिलेवेंट है। चिंता है इस बात की, चुनाव का रिजल्ट अपनी जगह है, वो जीतना ही चाहिए, हर पार्टी को, हमें भी जीतना चाहिए, हमारा प्रयास भी पूरा है। पर देश किस दोराहे पे, वर्ल्ड वाइज देश के प्रधानमंत्री का जिस तरीके से उनको लेकर बड़े बड़े अखबारों में नेगेटिव लेख छप रहे हैं, सम्मान अपमान किसका हो रहा है, देश का हो रहा है। और जिस तरीके से देश के चुनाव प्रक्रिया पे बार बार सवाल उठ रहा है, चुनाव आयोग की डिक्टेटरशिप की बात हो रही है, या जिस तरीके का कल चुनाव आयोग ने भाषा बोली, ये भावना क्या बताती है कि आखिर इस देश में सरकार जो होती है चुनाव के बाद देश की होती है, सरकार क्यों दल की होने लगी। तो मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने बेस्ट किया है, रिजल्ट बेस्ट निकलेंगे सर, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो एग्जिट पोल में एक ही सीट, एग्जिट पोल की पोल मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2-3 घंटे में खुल जाएगी। इंडिया गठबंधन। तो जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे। 1 घंटे के रुझान, लगभग 1 घंटा पूरा हो चुका है, 9:01 हो रहा है। तो आप देखिए 8 बजे मतपत्र जो है वो खुलना शुरू हुए थे और उसमें जो रुझान आए हैं उसमें आप देखिए एनडीए को भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप इंडिया अलायंस को भी आप देखिए 177 सीटों पर रुझानों में वो आगे चल रही है, 22 पर अन्य आगे चल रहे हैं। शेट्टी साहब लगातार हमारे साथ हैं। राकेश शेट्टी साहब, मैं आपके पास आऊंगा और आपने इससे पहले जो स्टेटमेंट दी कि अगर महंगाई से, इन्फ्लेशन से, बेरोजगारी से, अनएम्प्लॉयमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा तो ये सोचने वाला विषय है। इस पर मंथन किसको करना है, जनता को करना है कि कांग्रेस को करना है, इंडिया अलायंस को करना है? शेट्टी साहब तक शायद आवाज नहीं पहुंची है। सर, यही सवाल राकेश जी आपसे। नहीं, देखिए, किसी चीज़ के लिए जनता को जिम्मेवार ठहराना मुझे लगता है कहीं से न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि जनता को लोग जनार्दन बोलते हैं, जनता को देवदुल बोलते हैं, ये सभी लोग बोलते हैं। जो अल्टीमेटली जो आप सबसे बड़ी अदालत है वोट के क्रम में, चुनाव क्रम में, वो जनता है। तो जनता ने कहाँ समझा कि रोजगार को लेकर के या महंगाई को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, तो हो सकता है कि इन लोगों ने जो डाटा दिया, कांग्रेस वालों ने सही डाटा नहीं दिया और धरती पर जो डाटा मिलना चाहिए वो नहीं दिया। एक स्कॉच की रिपोर्ट है, मैं उसको कोट करना चाहूँगा, उसमें कि पिछले 8-9 वर्षों में 59 करोड़ से ज़्यादा रोजगार का सृजन हुआ है।
तो जो एक आंकड़ा है रोजगार का सृजन का आंकड़ा, किस तरह से देखा जाए, जिस तरह से रोजगार के अवसर पैदा किए गए कोरोना के बाद, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो चीज़ें हमारे पीपीई यहाँ नहीं बनता था, हमारे ग्लव्स नहीं बनते थे, आयात होते थे चीन से, वो यहाँ ना बनाना शुरू किया। करीब 12,000 करोड़ 10,000 इस तरह के आंकड़े आए, उसका बिजनेस किया गया। और जो हमारे पास 15-20 साल के बाद सभी देश में घूमने के बाद पोलियो का टीका आया था, वहाँ वैक्सीन हमने लोगों को दिया, 100 देशों को मुफ्त में दिया और उसको बेचा भी, तो वो भी एक इकोनॉमी का प्लस है। तभी तो हम 13वें पोजीशन से 5वीं पोजीशन पे आए और तीसरी पोजीशन जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो जो आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस को आत्मचिंतन करना पड़ेगा, विपक्षी दलों को करना पड़ेगा। यदि ऐसे आंकड़े, यदि ऐसा रुझान जो दिखा रहा है, सरकार आ रही है, इसके पीछे धरती पे किया गया काम है, जमीनी स्तर पर किया काम है, ना कि कोड़ी लफाजी है या झूठ बोल करके एक नए नैरेटिव्स को बनाने की कोशिश। अच्छा देखिए, एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि 543 में 512 के रुझान भले ही शुरुआती कह लीजिए, लेकिन 1 घंटा हो चुका है। और जैसा मैंने कहा था शुरुआत में भी कि 10 बजे तक जो रुझान है, अगर वो इसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं तो ये फिर धीरे धीरे जो है इनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। कई बार होता है, एक डिप जाता है, 10, 12, 15 इतना डिप चलता है, लेकिन फिर भी ये फिर इंटैक्ट बना रहता है। अब इसमें सबसे गौर करने वाली बात है कि 308 का जो आंकड़ा देख रहे हैं, ये एनडीए का आंकड़ा देख रहे हैं आप, बीजेपी का आंकड़ा नहीं है। इन्हें इसमें सहयोगी दलों का भी आंकड़ा है और इसमें बिहार, महाराष्ट्र बड़े महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अलायंस जो है वो काफ़ी बड़ा अलायंस बनाया गया है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रदर्शन क्या रहता है। पिछली बार 303 सीटें बीजेपी ने अपने दम पर हासिल की थी। इस बार एनडीए का आंकड़ा कहां तक जाता है, बीजेपी का आंकड़ा कहां तक जाता है। इस बार अपने लिए 370 का आंकड़ा रखा था बीजेपी ने, 370 का आंकड़ा और एनडीए और ये भी एक साइकोलॉजिकल नंबर था। धारा 370 से भी बहुत लोग इसको जोड़कर देखते थे। 400 पार का आंकड़ा इसलिए कि फिर पूर्ण बहुमत आसान लगता। और ये बात सही है कि ये एक ऐतिहासिक चुनाव है कई मायनों में, क्योंकि इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी, 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी, ये इतिहास इसलिए होगा क्योंकि जीत की हैट्रिक अगर लगाती है बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये पंडित नेहरू के बाद में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। लगातार कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, ब्रेक करके तो खैर इंदिरा जी काफ़ी प्रधानमंत्री रहीं, लेकिन लगातार 3 टेन्योर तक प्रधानमंत्री बनने का ये एक रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी के नाम दर्ज हो जाएगा, अगर यही रुझान आगे चलकर नतीजों में तब्दील होते हैं। और इसमें दिलचस्प होगा कि बीजेपी का अपना प्रदर्शन कैसा रहता है। तो अभी जो ब्रेकिंग आ रही है वही दर्शकों को बता दें। गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त। দেখুন 30 থেকে 50-এর ভিতরে 50,000-এর ভিতরে আমরা জিতছি, बीजेपी জিতছে। भाई कमल खिल गया, इसमें खिलने की क्या बात है, कमल खिल गई है तो, और खिलने वाला है, खिलेगा ये नहीं बोल सकते। हाँ, कमल खिल गई है। बसीरहाट में टोटल बसीरहाट लोकसभा में कमल खिला है और पद्म फूल आई है, तो इसमें आवश्यक आएंगे। तो गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं। रिएक्शंस का सिलसिला लगातार आ रहा है। 511 सीटों पर जो रुझान है लगभग 1 घंटे के बाद, 1 घंटा 7 मिनट के बाद, वो आप देखिए एनडीए 306, 183 पर इंडिया अलायंस और अन्य पर यानी 22 सीटों पर अन्य जो है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। कुछ नाम भी सामने हैं। नित्यानंद राय इस वक्त आगे चल रहे हैं। अरुण गोविल साहब मेरठ से वो आगे चल रहे हैं। झारखंड के गोड्डा से निशिकांत दुबे आगे चल रहे हैं। रवि किशन इस वक्त आगे चल रहे हैं और मंडी से कंगना रनौत इस वक्त आगे चल रही है। काराकाट से पवन सिंह पीछे हो गए। अब तक आगे चल रहे थे, अब पीछे हो गए। जैसे हम आपको बता रहे हैं, वक्त जैसे आगे बढ़ रहा है, ये टैली भी लगातार जो है वो बदलती जा रही है। अमृतांशु जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। तो आप लगातार देख ही रहे थे यहाँ पर जो नतीजे आते जा रहे हैं, रुझान यहाँ तक के जो रुझान होते हैं, 1 घंटे के बाद के रुझान जो होते हैं, इसको कितना आप इंटैक्ट मानते हैं? और जैसा मैंने कहा कि 10, 15, 20 अभी 1 घंटे के बाद, हालांकि वो समय आएगा जब ईवीएम और खुल जाएंगे और अचानक से कई बार जंप भी लगता है या डिप भी आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता इतना बड़ा अंतर बनने के बाद। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, अभी जो स्थिति है ये अभी तो इवोल्यूशन वाली स्थिति में है, लेकिन जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसके संदर्भ में अगर कोरिलेट करके इसको देखें तो वो कहीं ना कहीं 18-20 के पैरामीटर में उन्हीं लाइनों पे नतीजे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि
कई प्रदेशों में, खास करके दिल्ली में शुरुआती दौर पे, जैसे असम हुआ, दिल्ली हुआ, इन जगहों पे ज़रूर इंडिया अलायंस की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइट वो नज़र ज़रूर आ रहे हैं, और वही मुझे लगता है इस बार की उपलब्धि है इंडिया अलायंस की। जी, इंडिया अलायंस की उपलब्धि आपको लगता है कि उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया और एनडीए को फाइट करनी पड़ी है, ये उनकी मजबूती दिखाई पड़ रही है? जी बिल्कुल, नैरेटिव को जैसे उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, नैरेटिव को जैसे बिल्ड करने की कोशिश की, और उनके रणनीतिकारों ने उनको सुझाव दिया कि यही समय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो, और जो पॉपुलैरिटी है, शायद उस स्तर की नहीं है जैसे पिछले 2019 में थी, और इसका फायदा उठा करके इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं अपना इंच इन कर सके। अच्छा, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही नीति जैन जी भी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत, नमस्ते। नीति जी, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। 515 सीटों पर जो शुरुआती रुझान आए हैं 1 घंटे के बाद, उसमें एनडीए 306, इंडिया अलायंस 187 और अन्य 22 पर शुभकामनाएं दे दें आपको, रुके अभी थोड़ा। मैं आपके एग्जिट पोल्स पर अगर आपको भरोसा हो तो शुभकामनाएं दे दीजिए, उसमें हमें कहीं कोई दो राय नहीं लगती है। बाकी जो नंबर्स आप बोल रहे हैं वो मुझे लगता है कि और 11-12 बजे तक थोड़ा बदलेंगे, तो हमें लगता है कि जो अभी नंबर्स हैं उससे और बढ़ेंगे, तो अभी 11 बजे तक नंबर्स के लिए रुक सकते हैं, बाकी बधाई आप हमको दे सकते हैं। और यदि ये 400 वाला मामला नहीं जमता है तो भी कोई मन में मलाल तो नहीं रहेगा? कि वो 11 बजे के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर मलाल रहेगा तो हम तब बताएंगे, अभी मलाल नहीं है। तो ठीक है, मतलब मैं ये मानूं कि रुझानों पर अभी आप बहुत ज्यादा नहीं, आप भी नहीं जा रहे हैं, बेशक 300 पार कर गए हो, लेकिन रुझानों से अभी बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है। फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस एग्जैक्ट नंबर्स है वो अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम जीत रहे हैं, इस बात की हमको पूरी कॉन्फिडेंस पूरा है। प्रियंका जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, प्रियंका जी, योर रिएक्शन? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि अभी किसी को बधाई देने में बहुत जल्दबाजी है, हमें इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो बैलेट बॉक्सेस है वही खुल रहे हैं, अभी ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट होगी। पर मैं फिर कहूंगी कि इस बार जिस तरह से इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, और जनता से जो प्यार मिला है, जनता से जो सम्मान मिला है, वो चुनाव में जरूर कन्वर्ट होगा, जो चुनाव में जीत के रूप में कन्वर्ट होगा। और देखिएगा, अभी वोट की गिनती जैसे ही चालू होगी, इंडिया गठबंधन बढ़त के साथ सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ेगा। प्रियंका जी, क्योंकि ईवीएम मैं पर इस बात को भरोसा है ना? बिल्कुल भरोसा है। देखिए, मैं समझती हूँ कि लेकिन अभी जिस तरह से कुछ न्यूज आ रही थी, मैं सुन रही थी, वो भी काफी जो चिंताजनक है, जिसमें अभी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जिस तरह से ईवीएम मशीन, जो स्ट्रांग रूम होता है जहाँ पर रखी जाती हैं, वहाँ पे दीवार टूटना, और बल्कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये सवाल उठाना कि जिस तरह से फॉर्म 17 पे जो मशीनों की जो नंबरिंग होती है, उससे जो नंबरिंग काउंटिंग के लिए पहुंची वो अलग है। तो ये सारी चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही हैं, और ये भी चिंताजनक है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आज एक फाइनल डे है, और इसमें इस तरह की चीज़ें निकल कर आए तो एक संदेहात्मक जो है एक विचार बनता है, जो चुनाव आयोग की तरफ अग्रसर होता है। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से चुनाव की ये काउंटिंग प्रक्रिया को निभाने में पूरा योगदान देना चाहिए। चुनाव आयोग पर भरोसा है? पर दूसरी बात, नहीं, देखिए, चुनाव आयोग पर भरोसा है, लेकिन जिस तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, वो वाकई में सवालिया निशान लगा रही है। और आप दोनों बातें बोल रहे हैं, आपने ईवीएम के लिए भी ये बोला कि भरोसा है, लेकिन भरोसा है फिर चुनाव आयोग पर लेकिन, तो ये कैसा भरोसा होता है जिसमें एक लेकिन लगा होता है? कल तो मुख्य चुनाव आयुक्त कह चुके शक क्यों कर रहे हैं, और शक कर रहे हैं तो कोई आप सबूत दे दीजिए, दस्तावेज दीजिए। वजह है शक की, वजह, और हमने सबूत दिए। जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो पूरी तरह से सबूतों के साथ हमने सामने रखा, ऐसा नहीं है। आप बताइए, एक जगह पर तो जो ईवीएम स्ट्रांग रूम में जो वीडियो कैमरा लगा था उसमें गाने चल रहे थे। वाराणसी में खुद हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि कुछ मिनट के लिए जो कैमरे हैं तो वो ऑटोमेटिक बंद हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये सारी समस्याएं हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं, और इनको भी देखना चाहिए, क्योंकि जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए।
और मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जनता इस बार चुनाव लड़ रही थी, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे किसानों की अपनी आय दुगनी करने का मामला हो, ये सारे मामले निकलकर सामने आए और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर कहीं बिल्कुल मुंह चुप्पी साधे रही। अच्छा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी शेट्टी साहब भी बैठे हुए थे, वो भी लगातार ये कह रहे थे कि अगर ये रुझान आगे चलकर रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं तो सोचने वाला विषय है, जनता को भी सोचना चाहिए। महंगाई पर वोट नहीं किया क्या, इन्फ्लेशन पर वोट नहीं किया, बढ़ते उस पर। और अभी जिस तरीके से प्रवीण जी ने पूछा, पहले मैंने पूछा ईवीएम पर भरोसा है, आपने कहा भरोसा है, लेकिन फिर प्रवीण जी ने पूछा चुनाव आयोग पर भरोसा है, उसमें भी लेकिन आ गया। अब जनता पर भरोसा है कि नहीं है, वो प्रूफ के साथ है। हाँ, नहीं, जो बातें मैं यहाँ पे कह रही हूँ वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, उन प्रूफ के साथ में वो चीजें मौजूद हैं और उसका जवाब देना पड़ेगा। लगातार इस प्रक्रिया को जो अभी तक पारदर्शी थी, पर इस समय उस पर सवालिया निशान लग रहे, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना चुनाव आयोग को। ये जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, शायरी करना जो जिम्मेदारी नहीं है चुनाव आयोग के। उसकी जिम्मेदारी की अगर विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो उसके संतुष्ट किया जाए। अगर कोई वीडियोग्राफी ऐसी हुई है तो वो तो साच को आज ही क्या है, वो तो सबके सामने है। अगर दीवार टूटी है तो दीवार तो टूटी दिख रही है ना, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मुझे लगता है कि जो भी हमने आरोप लगाए हैं, अब मुझे लगता है अभी ये डिस्कशन इतना लंबा खिंच सकता है। आप कर्नाटक जीतते हैं, आप हिमाचल जीतते हैं, आप इस चुनाव में अभी रुझानों में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता। ये नहीं है कि हम चंडीगढ़ को भूल जाएंगे। चंडीगढ़ में जो हुआ वो पूरे तो देश आप में देखा। चंडीगढ़ को पकड़कर पूरे देश के चुनाव पर डालते रहेंगे। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही की। इस देश का ये खूबसूरत लोकतंत्र है, ये हमारी ताकत है कि वहां भी कार्यवाही हुई, वहां भी कोर्ट ने इंटरवीन किया। और उस ऑफिसर के साथ क्या हुआ? मेरा देखिए, आपका विरोध रखना, और आपने तो रखा है। देखिए, जयराम रमेश साहब ने तो बड़े गंभीर आरोप लगाया उस पर चुनाव। आप बात तो सुनिए एक मिनट प्रियंका जी, अगर बात पूरी नहीं होगी तो संवाद कैसे हो पाएगा? आप सतत बोलती रहेंगी, मैं सतत बोलता रहूंगा। एक मिनट सुन लीजिए बात को, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। जयराम रमेश साहब ने कल बड़ा गंभीर आरोप लगाया और उसको चुनाव आयोग ने अटेम्प्ट किया, उस पर जवाब दिया। यह स्वस्थ संवाद को दिखाता है लोकतंत्र में। चंडीगढ़ जिसका बार बार जिक्र होता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। इस देश में खूबसूरत लोकतंत्र है, हमारी व्यवस्था बड़ी ताकतवर है। इस पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगाना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके पास एक एस्केप है कि अगर नतीजे फेवर में नहीं आए तो किसी तरफ को बॉल डाली जा सकती है। दूसरी बात यह कि आप भी अच्छा फाइट करते दिखाई दे रहे हैं हर जगह पर। आपने जो मेहनत की है वो बेकार नहीं दिख रही है। अब ये बार बार ईवीएम और चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़े कर देना, ये जनता में क्या अच्छा इंप्रेशन देता है? बिल्कुल नहीं, हम तो जीतने जा रहे हैं, लेकिन ये है कि जो सामने है उसको बोलना ही चाहिए। और विपक्ष की जो भूमिका होती है वो यही होती है कि अपने हक और अपने अधिकार के लिए वो लगातार बोलती रहे, और लोकतंत्र के लिए ये बोलना जरूरी है। और मुझे लगता है मीडिया को भी इसमें समर्थन देना चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी चीज है उसे मुखर होकर। हाँ, नीति जी बोलिए आप अपनी बात। जी बोलिए। नहीं, हम बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं लेकिन ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है, हम जीतने वाले हैं लेकिन ठीकरा ईसी के ऊपर फोड़ना है। ना इनको जनता पर विश्वास है। आप जो भी मुद्दे उठा रही हैं, अगर जनता ने उनको नकारने के बाद बीजेपी की तरफ अगर अपना वोट दिया है तो आपके सारे मुद्दे ही बेकार थे। आप जमीन पर मुद्दे ही गलत लेकर उतरे। आपको क्योंकि जमीन का कुछ पता ही नहीं है कि जमीन पर हो क्या रहा है, तो आपको वो समझ नहीं आएगा। अगर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं तो बिना लोगों के काम किए नहीं बने हैं। ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और जो आगे हमको काम करना है वो हम आगे, कम से कम विजन तो है। कांग्रेस क्या विजन लेकर बैठा था, हमें बताइए। एक मोदी हटाओ के अलावा आपका विजन क्या था पूरे चुनाव में? 12 साल जीडीए का सदस्य, तो जनता ने मेरा काम देखा है। उसके हिसाब से वो लोग जनता कहते हैं जो पहले भी रहा, काम किया, काम करेगा, जन जन का सम्मान करेगा, पुराना आदमी है। और 2014 में मैं हारा था, 19 में भी हारा था, लेकिन मैं जनता से स्नेह और प्यार छोड़ा नहीं कभी। वो भ्रमजाल कुछ ही देर में छट जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के मतदाताओं ने बदलाव के लिए वोट दिया है और कुछ ही क्षणों में मालूम हो जाएगा कि देश बदलाव की ओर जा रहा है। सर, जो एग्जिट पोल आया था, निश्चित तौर पर उसका बिल्कुल उल्टा आएगा। हम 300 के आसपास आएंगे। गठबंधन इंडिया
300 के आसपास आएगा और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। सर, हरिद्वार लोकसभा सीट से आपके बेटे भी ने भी चुनाव लड़ा, मतगणना जिस तरीके से हो रही है, आपको क्या लग रहा है उनके फेवरेट डिसीजन आएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि हरिद्वार के मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, क्या माहौल है जहां पर आप मौजूद हैं? और मैं देख रहा हूं कुछ लोग भी आपके पीछे मौजूद हैं। किस जगह पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश के सपा पार्टी मुख्यालय पे मौजूद हूँ और मेरे साथ सपा के समर्थक भी मौजूद, जहाँ पे लगातार जोश इनका हाई, कि जिस तरह से रुझान आ रहा है उसको लेकर काफ़ी जोश हाई। और देखिए, बात की जाए तो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है और ये 80 सीटें सबसे बड़ी असेंबली मानी जाती है। और इसी पे जो यूपी के सपा जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं 62 सीटें थी, 17 सीटें कांग्रेस की थी, तो वो इस सीटों पर लड़ाई लड़ रही है। उसके लेकर देखिए तैयारी अभी बड़ी जोरों पर साफा बांध के अपनी आए हैं, मौजूदगी और लगातार जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है जोश, कैसा है आपका? मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं। रमेश सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और मैं बता दे रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीट है ना, एक सीट केवल क्यूटो जा रही है, नहीं तो 79 सीट जीतकर अखिलेश जी ने पूरे भारत को दिखाना चाहते हैं। और यही नहीं कह रहा हूं, ये झूठ बोलने वाली मीडिया, पूरे देश में झूठ बोलने वाली मीडिया आज भी धराशायी होकर गिर जाएगी। लोकतंत्र को खत्म कर रही है मीडिया, आज धराशायी होकर गिर जाएगी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये मेरा चैलेंज है, मेरा गठबंधन की सरकार बनेगी, ये चैलेंज है। मेरे साथ दूसरे समर्थक भी है। जोश कैसा है? लगातार देख रहे रुझानों पे एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों आगे चल रहे हैं। क्या लग रहा है, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? हम लोग 300 पार जा रहे हैं। ये 300 पार की लेके बात कर रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर है जहां पे समर्थक लगातार बने हुए हैं और लगातार अपडेट लिया जा रहा है किस तरह से रुझान में, किस तरह से एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, उसको लेकर लगातार लोगों की निगाहें। और बात की जाए तो इसी तरह सुबह सुबह समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा था कि जो चुनाव आयोग है, मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराएगा। उसको लेकर पहले भी ट्वीट किया और लगातार फिर एक बार और ट्वीट किया है कि जो पार्टी जो पोलिंग एजेंट है, जो पार्टी कार्यकर्ता है, वो वहां पर डटे रहे मतगणना स्थल पर। जब जीत हो तभी वहां से सर्टिफिकेट लेके निकले। किसी तरह की निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, आने वाले समय में हमारे पार्टी पक्ष में आएंगे। लगातार कर ही रहा है अनुज, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन लगभग 1.5 घंटा होने को है और जो 513 सीट्स पर शुरुआती रुझान आए हैं उसमें 301 पर एनडीए, 190 पर इंडिया अलायंस और अन्य जो है 22 पर चल रहे हैं। हमारे साथ लगातार एक जबरदस्त पैनल बना हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार अमृतांशु जी भी मेरे साथ हैं। अमृतांशु जी, मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जोश तो आपने देख लिया, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता में जोश है और होना भी चाहिए, जब तक पूरे रिजल्ट ना आ जाए इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत भी होनी चाहिए। लेकिन इंडिया अलायंस में अगर देखा जाए तो जिन मुद्दों की बात कांग्रेस लगातार कर रही है, स्ट्रैटेजी अगर देखा जाए तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ने उसको फायदा तो पहुंचाया है। चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, इमेज बिल्डिंग में उसने बहुत काम किया है और अभी तक जो तस्वीरें हम देख रहे हैं 190 सीट्स, कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछली बार से बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस पूरे मामले में इंडी गठबंधन करने से लेकर के नैरेटिव सेट करने तक और आखिरी दिन तक कमांड टाइट रखने के पूरे स्ट्रैटेजी में 4 चीज़ें थी जो गोल्स अचीव करना चाहती थी कांग्रेस। एक, माइनॉरिटी वोट्स उसके पास से, वो जो रीजनल पार्टीज़ में, इंडिया अलायंस के बाकी पार्टीज़ में जो माइनॉरिटी वोट्स चले गए हैं, जो ओरिजिनली कांग्रेस के वोट्स हुआ करते थे, वो कांग्रेस के पास वापस आए। तो ये लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं थी, ये लड़ाई उनकी इंडी गठबंधन के अंदर की थी और उसमें कांग्रेस पार्टी नजर आ रहा है क्लियरली माइनॉरिटी वोट्स को बटोरते हुए नजर आ रहा है। दूसरा कि कहीं ना कहीं दिल्ली जैसे शहरों में जहां पर कि वो अपना पूरा आम आदमी पार्टी उससे ले चुकी थी पूरी की पूरी सत्ता, उसमें पहली बार ये जो अदर्स देख रहे हैं आप 4 दिल्ली में शुरुआती रुझान में, ये अदर्स और कोई नहीं है बल्कि कांग्रेस के हैं। और ये कांग्रेस अगर 4 सीटों पे, आम आदमी 0, तो इसका मतलब दिल्ली में जो उनकी कहानी थी वो कांग्रेस की सेट बैठती हुई नजर आ रही है। तीसरी बात कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात थी कांग्रेस के कि उनकी लड़ाई बीजेपी से तो बाद में होगी, लेकिन सबसे पहले जो उनके साथ के इंडी गठबंधन है
उनमें उनसे कैसे ताकत खींच करके अपने पास लाएं और सेंट्रल लीडरशिप पे राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री हो, ना कि ममता बनाम प्रधानमंत्री हो, ना कि अखिलेश बनाम प्रधानमंत्री हो। उस स्ट्रैटेजी में भी वो सक्सीड उन्होंने किया है। और चौथा, नैरेटिव बिल्डिंग को लेकर के सोशल मीडिया हो या फिर यूट्यूबिंग हो या फिर प्रवक्ता द्वारा आक्रामक रवैया हो, इन सारे मीडिया के खिलाफ बोलना, ऐसी आदत बना दी एग्जैक्टली ले दे के मीडिया को पंचिंग बैग बनाओ और जो भी बोलना है वो मीडिया के खिलाफ बोलो, चाहे वो तुम्हें दिखाए या ना दिखाए। तो वो सक्सीड कर गए। कांग्रेस पार्टी इसमें और चीजों में वोट संख्या भी बढ़ेगी, सीटें भी बढ़ेंगी उनकी, और ये एक हेल्दी साइन है डेमोक्रेसी के लिए। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष के जो अलायंस की तैयारियां रहीं वो काफी मजबूत रही। नीति जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर रुझानों में आपको पिछली बार से कमजोर प्रदर्शन देखने को मिले और या फिर नतीजे, ये हाइपोथेटिकल सवाल है लेकिन मेरे पास थोड़ा ही समय है अब हाइपोथेटिकल सवाल पूछने का, इसलिए फिर भी आपके सामने रख रहा हूं। आप पार्टी के प्रवक्ता के नाते यहां बैठे। पोल के नतीजे रहे वो गलत साबित होंगे। मैं चाहता हूं कि एग्जिट पोल जम्मू कश्मीर के लिए सही साबित हों और बाकी मुल्क के लिए गलत, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। उमर अब्दुल्ला लीडिंग कर रहा है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, ये पहली बार सुन रहा हूँ। अभी ऐसा ही रहना चाहिए ना। मुझे लगता है बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव तो आ ही जाएगा, लेकिन आखिर में नतीजे हमारे हक में ही होंगे। सर, एग्जिट पोल पे कितना भरोसा आप करते हैं? जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल 30 के आसपास सीटें दिखाई जा रही हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये भी शुरुआती ट्रेंड है और हमारी तरफ से इंडिया गठबंधन के सभी दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो सपा हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा मानना है कि इस बार देश में तानाशाही हटेगी और एक अच्छी डेमोक्रेटिक संवैधानिक सरकार बनेगी। जहाँ जहाँ आप लोग चुनाव लड़े थे, खासतौर पे दिल्ली, पंजाब, गुजरात थे, इन जगहों पे अगर हम देखें तो गुजरात में 2-3 सीटों पे आप लोग आगे हैं, दिल्ली में 2 सीट पे आगे दिखाएं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा मानना ये है कि हम ज़्यादा सीटें जीतेंगे। अच्छा चुनाव लड़ा गया है, पूरी मेहनत की गई है। केजरीवाल जी भी कुछ दिन बाहर आ पाए, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया है। मेरा मानना है कि हम बहुत सारी सीटें जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार को मजबूती देंगे। 22 सीटों पे टोटल आम आदमी पार्टी। ये एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा जो है धीरे धीरे रुझानों में आ रहा है। इसका मतलब कि एनडीए को और इंडिया अलायंस के बीच में एक टक्कर देखने को मिल रही है। बहरहाल नीति जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर पिछली बार से कमजोर प्रदर्शन होता है तो इसका इंडिकेशन क्या जाएगा? इनकी फोटो खींचें, बढ़िया सवाल है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जनता का जो भी मैंडेट होगा वो सराखों पर होगा। अगर हमें नहीं मैंडेट मिलता है तो हम उस बारे में सोचेंगे, और अगर मैंडेट मिलता है तो हम लोग विजन के लिए तो ऑलरेडी आगे के लिए प्रिपेयर्ड है, लेकिन हम ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है।